ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ द ट्रेडमार्क दो टाइप है, एब्सोल्यूट ग्राउंड है जो कि सेक्शन 9 ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 डिस्कस करता है, और सेक्शन 11 बात करता है रिलेटिव ग्राउंड्स के बारे में। तो सेक्शन 9 बताता है एब्सोल्यूट ग्राउंड है कि किस में रजिस्ट्रेशन मना कर दिया जाएगा। अगर वो नाम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो ट्रेडमार्क का। अगर डिस्क्रिप्टिव है या फिर सजेस्टिव नाम है तो ट्रेडमार्क कैंसिल होगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। अगर वो कस्टमरी है तो रिफ्यूज़ल होगा, अगर कंफ्यूजिंग है तो रिफ्यूज़ल होगा। रिलीजियस हर्ट करता है रिलीजियस सेंटिमेंट को, या फिर ऑब्सीन है या स्कैंडलस है या प्रोहिबिट हो रहा है अंडर द एम्बलम्स एंड नेशन प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1915, तो रजिस्ट्रेशन आपका रिफ्यूज़ होगा। शेप ऑफ गुड्स, अगर एक पर्टिकुलर टाइप का है तो रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ होगा। नॉर्मली जो शेप ऑफ गुड्स है वो रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क्स एक्ट के अंदर, मगर नहीं रजिस्ट्रेशन मना किया जाएगा कब, अगर नेचुरल शेप का है या फिर टेक्निकल रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर एस्थेटिक लुक का है तो रिफ्यूज़ किया जाएगा। इसे हम मेनली डिस्कस करेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता क्या है या डिस्क्रिप्टिव सजेस्टिव होता क्या है, उसके बाद हम इसे ध्यान में रखने के लिए आसानी होगा। कोई भी चीज़ को हम डिस्टिंक्टिव कब बोलेंगे, जब हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाउ वी डिस्टिंग्विश दैट प्रोडक्ट या दैट सिंबल फ्रॉम द अदर्स। जैसे होंडा और ह्यूंडाई का अगर हम सिंबल देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा अगर सिंबल का है तो वो होंडा डिनोट करता है, और ऐसे सिंबल में तो वो ह्यूंडाई डिनोट करता है। तो ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी को मतलब डिस्टिंक्टिव, अगर कोई सोप है उसका नाम ही आपने सोप रख दिया है तो वो डिस्टिंक्ट है ही नहीं, ठीक है, उसका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन से रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। डिस्टिंक्टिव होने के लिए मेन चीज़ ये है कि वो कोई इन्वेंटेड वर्ड होना चाहिए या कॉइंड वर्ड होना चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस में दो कॉन्सेप्ट है, क्या, एक इनहेरेंट है, इनहेरेंटली डिस्टिंक्टिव है, मतलब इनहेरेंटली डिस्टिंक्ट है, या फिर एक्वायर किया है, टाइम के साथ वो एक्वायर किया है अपना डिस्टिंक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल सोनी हो गया, हिताची हो गया, सैमसंग है, तोशिबा है, पेटीएम हो गया, तो ये सारे जो है ये इनहेरेंटली डिस्टिंक्ट है, ठीक है, ये अपने आप में अलग हैं, ये इनका कोई नाम का कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। बट एक्वायर्ड क्या होता है कि विद टाइम, वक्त के साथ गुजरते गुजरते वो अपना एक्वायर करता है डिस्टिंक्टिवनेस को, ठीक है। जैसे एप्पल है, एप्पल कोई डिस्टिंक्ट नाम है ही नहीं, ठीक है। अगर बच्चा सबसे पहला चीज़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो सीखते हैं ए से एप्पल, तो ये कोई डिस्टिंक्टिवनेस है नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट ने, मतलब उस कंपनी ने इतना ज़्यादा डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर कर लिया है कि हर इंसान जानता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आते हैं। इन द वेरी सेम वे गुड नाइट है, स्लीप वेल है, कैफ़े कॉफ़ी डे है, तो इनमें कोई डिस्टिंक्टिवनेस है नहीं, बट इन्होंने एक्वायर किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना डिस्टिंक्टिवनेस। तो डिस्टिंक्टिवनेस के लिए, एक्वायर करने के लिए आपको कोई भी इन्वेंटेड वर्ड होना चाहिए। आप कोई भी वर्ड को इन्वेंट कीजिए या फिर कॉइन कीजिए, 2-3 वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाइए, तो वैसा चीज़ वो वैसा अगर जितना ज़्यादा आपका डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर रहेगा आपके नाम का, उतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो रजिस्टर होगा एज अ ट्रेडमार्क। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव है या फिर सजेस्टिव वर्ड है, मतलब डिस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव मतलब वो वर्ड जो है जिसको आप ट्रेडमार्क करवाइएगा रजिस्ट्रेशन, वो अपने आप में डिस्क्राइब करता है या कुछ सजेस्ट करता है, तो इसका थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी रहता है इन कंपैरिजन टू डिस्टिंक्टिव वर्ड का, डिस्टिंक्टिव मार्क्स से, ठीक है। तो यहाँ पे गुड नाइट है या फिर स्लीप वेल है फॉर एग्जांपल, तो ये जो है ये डिस्क्राइब करता है उसका काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ अगर सजेस्ट करता है, उस नाम से ही कुछ सजेस्ट किया जाता है, तो उसे हम सजेस्टिव वर्ड के अंदर, सजेस्टिव मार्क के अंदर डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चॉकलेट है, ठीक है, आप चॉकलेट का नाम ही रख देते हैं स्वीटनेस या स्वीट बर्ड, तो वो उसका कैरेक्टर ही है
स्वीट होना, चॉकलेट का कैरेक्टर है स्वीट होना, तो वो सजेस्ट ही वही कर रहा है, तो इसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि वो एज अ ट्रेडमार्क रजिस्टर हो। उसके बाद आता है हमारा आर्बिट्रेरी मार्क। आर्बिट्रेरी मार्क का मतलब क्या होता है ना, कि कोई भी रियल वर्ड को ट्रेडमार्क के तरह इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि एप्पल का जो प्रोडक्ट्स है उसका कोई कनेक्शन नहीं है ईटिंग प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, वो कोई स्नैक्स का आइटम या खाने पीने का आइटम बनाता नहीं है, बट उन्होंने वो जो एप्पल को इस्तेमाल किया है वो नॉर्मल एक रियल वर्ड है, उसको एज अ ट्रेडमार्क इस्तेमाल किया, एंड इट इज़ they have no connection to the product or the service it represents, right? In the very same way Amazon हो गया, तो Amazon ई-कॉमर्स कंपनी से डील करता है, उसका वो एक रिवर का नाम है, बट उसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके प्रोडक्ट्स के साथ या बिजनेस के साथ। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव, तो कोई भी नाम जो अपने आप में डिस्क्राइब करे, जैसे कैफ़े कॉफ़ी डे, तो पता ही चल रहा है कि कैफ़े कॉफ़ी डे समथिंग टू डू विद द कॉफ़ी, ठीक है, और ये सजेस्टिव भी है, मतलब ऐसा कोई भी नाम होता है वो किसी 2-3 चीज़ में के अंदर मार्क में फॉल कर सकता है वो। लास्ट आता है हमारा जेनरिक मार्क्स। तो जेनरिक मार्क्स होता क्या है, ये नॉर्मली नाम है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का, आप उस प्रोडक्ट या नाम को ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते हो, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है सोर्स के साथ, वो सिंपली एक नाम होता है उस प्रोडक्ट का या उस चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंप्यूटर आपने बनाया और कंप्यूटर का नाम रखना चाहते हैं कंप्यूटर, और उस वर्ड को आप रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक जेनरिक टर्म है, ठीक है, जेनरिक वर्ड है। वैसे अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट आप बना रहे हो और उसका नाम रखना चाहते हो मिल्क, तो मिल्क अपने आप में एक जेनरिक वर्ड है, आप उसका ट्रेडमार्क नहीं करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि ज़ेरॉक्स, ये जो ये कंपनी होती है, वो कंपनी बनाती है हमारी फ़ोटोस्टैट या फ़ोटो कॉपी करने की मशीन बनाती है, ठीक है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मोस्टली इन इंडिया, हम कॉमन टर्म में बोलते हैं कि ज़ेरॉक्स करवा लो, ज़ेरॉक्स करवा लो। ज़ेरॉक्स करवा लो का मतलब कुछ भी नहीं होता, फ़ोटो कॉपी करवा लो या फ़ोटो स्टैट करवा लो, ठीक है। तो ये अपने आप में इतना जेनरिक बन चुका है कि वो अपना ट्रेडमार्क लूज़ कर जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, कोई भी अगर ट्रेडमार्क ही है मगर वो इतना जेनरिक हो जाए तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस लूज़ कर जाता है वो, ठीक है। इन द वेरी सेम वे एस्केलेटर एक ब्रांड का नाम है। एक कंपनी थी ओटिस एलिवेटर करके, उन्होंने ये एस्केलेटर वर्ड को कॉइन किया था और उसे ट्रेडमार्क करवाया था। किसको? इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर के इसका नाम रखवाया था एस्केलेटर, और इस एस्केलेटर ने इसको इतना जेनरिक बन गया ये कि इसने ये अपना ट्रेडमार्क को खो दिया, ठीक है, एंड बिकेम अ जेनरिक वर्ड। तो अगर आपको ट्रेडमार्क करवाना है, ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, ठीक है, मतलब जितना जेनरिक होगा, एक कोई भी चीज़ नाम अगर जेनरिक है वो तो बिल्कुल रजिस्टर होगा ही नहीं, ठीक है, एज अ ट्रेडमार्क। थोड़ा उसे डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा अगर आपको ट्रेडमार्क करवाना है तो वो आर्बिट्रेरी होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए तो सजेस्टिव वर्ड हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा है तो डिस्टिंक्टिव। तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेडमार्क ऐसे चलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका डिस्टिंक्टिव रहेगा, सिंपल है, वो बहुत आसानी से आपका रजिस्टर हो जाएगा एज अ ट्रेडमार्क। तो सेक्शन 9 बात करता है हमारा एब्सोल्यूट ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल ऑफ द रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपका ट्रेडमार्क डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का नहीं है तो रिफ्यूज़ हो जाएगा, अगर डिस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव ज़्यादा है तो रिफ्यूज़ हो जाएगा, कस्टमरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सनस्क्रीन का नाम रखना चाहते हो सन या सन ब्लॉक, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जेनरिक है, पता चल रहा है कि कोई भी सनस्क्रीन होगा तो सन को, मतलब सन रेज को ब्लॉक करने के लिए ही होगा, तो वैसा नाम आपका नहीं रखा जा सकता। जेनरिक किसे कहते हैं, मतलब कॉमन टर्म में जेनरिक हम समझने के लिए क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा यूज़ में आ जाए कि हम उस वर्ड को इस्तेमाल ना करते हुए हम वो ब्रांड का नाम लें। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, आज के डेट पे ऑनलाइन सर्च करने के लिए हम कहते हैं कि गूगल कर दो। भाई गूगल कर दो क्या होता है? गूगल तो एक ब्रांड नेम है। एक्चुअली क्या है कि आप ऑनलाइन सर्च कर लो, तो ये गूगल जो है ये क्या हो गया, ये जेनरिक हो गया काफ़ी ज़्यादा।
अभी फिर आता है कि हमारा फॉर एग्जांपल जैसे आज के डेट पे सैमसंग एप्पल को हम नहीं बोलेंगे कि जेनरिक हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं फ़ोन मिला लो, तो फ़ोन मिलाने के लिए हम ये नहीं कहते कि एप्पल मिला लो या सैमसंग मिला लो, तो ये वर्ड जेनरिक हुआ नहीं है। जेनरिक जो चीज़ बहुत ज़्यादा उस प्रॉपर वर्ड को इस्तेमाल ना करते हुए हम कोई ब्रांड नेम को इस्तेमाल करें तो वो चीज़ हमारा जेनरिक में आता है, ठीक है। अगर आपका ये 3 चीज़ है तो सेक्शन 9(1) में रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। क्या? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर नहीं है, डिस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव है या कस्टमरी है तो रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। मगर एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका वो प्रोडक्ट का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट एक्वायर कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्टिंक्टिवनेस को, तब और वेल नोन हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा, उसे रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बात करता है कंफ्यूजिंग है, अगर आपका ट्रेडमार्क जो रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो अगर कंफ्यूजिंग है या फिर हर्ट करता है रिलीजियस सेंटिमेंट को, या ऑब्सीन है, स्कैंडलस है या प्रोहिबिट हो रहा है एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 में, तो आपका रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। कंफ्यूजिंग एक ऐसा है, मतलब जैसे रीबॉक चल रहा है, ट्रेडमार्क होकर है, आप एक नया कंपनी बनाना चाहते हैं रीबुक के नाम पे, तो ये कंफ्यूजिंग है। कहीं ना कहीं लोग स्पेलिंग देख के समझेंगे कि सेम कंपनी, तो सेम ही कंपनी है, ऐसा समझ जाएंगे, कंफ्यूजिंग होगा तो मना कर दिया जाएगा। वैसे में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। फिर कोई भी नाम है जो रिलीजियस सेंटिमेंट, किसी भी रिलीजन को सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, वो नहीं होगा। ऑब्सीन है अपने आप में, या फिर स्कैंडलस है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब वल्गर वर्ड है या वल्गर ऑफेंसिव लैंग्वेज है, तो उसमें हम उसे पब्लिक मोरालिटी को हर्ट करेगा तो उसमें आपको नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन। प्रोहिबिट करता है अंडर द एम्बलम्स एक्ट, अंडर द एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, तो मना कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा शेप ऑफ गुड्स। ये शेप ऑफ गुड्स नॉर्मली रजिस्टर किया जाता है, बट 3 केस है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ किया जाएगा, वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बात करता है। कैसा? अगर नेचुरल शेप है, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल शेप है बनाना, आप बनाना का जूस सेल करना चाहते हो, ठीक है, और बनाने के जूस में आपको रजिस्टर करवाना है बनाना का शेप को, ठीक है, या फिर एप्पल या स्ट्रॉबेरी का जूस बनाना मतलब बेचना है आपको, सेल करना है, और आप रजिस्टर करवा रहे हो उसका अपना ओरिजिनल शेप को, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका नेचुरल शेप ही वही है, तो आपको वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन से, राइट। सेकंड आता है वो शेप हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कौन सा? जो टेक्निकल रिजल्ट देता है हमें, ठीक है, टेक्निकल रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर को इमेजिन कीजिए आप, अगर स्क्रू ड्राइवर की कंपनी बोलेगी, जो जिसने पहले निकाले वो बोलेगा कि मैं स्क्रू ड्राइवर का जो शेप है मतलब उसको मैं रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ, ट्रेडमार्क करवाना चाहता हूँ, तो क्योंकि उसका स्क्रू ड्राइवर का पर्पस सॉल्व ही होता है उस शेप में, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, राइट। फिर कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे हैंडल ऑफ द सेफ्टी रेजर, उसके हैंडल को अगर ट्रेडमार्क करवाने के लिए जाए तो वो नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज कि वो उसको मतलब उस हैंडल हमें प्रोवाइड करता है ईज़, तो ताकि प्रॉपरली शेव किया जा सकते हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर कोई बोले कि मैं रूबिक्स क्यूब है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ उस शेप का, तो नहीं हो सकता क्योंकि पर्पस ही वैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। लास्ट वन आता है हमारा एस्थेटिकल लुक, मतलब कोई भी डिज़ाइन सुंदरता के लिए बनाया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल है एक कंपनी है वो बहुत सुंदर सा बोतल बनाता है फॉर द परफ्यूम, ठीक है, तो बेसिकली वो बनाया ही गया है वो शेप ताकि सब्सटेंशियल वैल्यू प्रोवाइड करे उस गुड्स मतलब उस प्रोडक्ट को, ठीक है, या वो सर्विस को, तो वहाँ पे उस शेप को रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका पीछे का रीज़न ये है ना कि मतलब कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी उसके ऊपर अपना मोनोपोली ना चलाना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ये रोका जाता है ताकि कंपटीशन बना रहे मार्केट में। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं। अगर नेचुरल शेप को आप रजिस्टर करवाना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, अगर टेक्निकल रिजल्ट कोई भी प्रोडक्ट वो शेप जो टेक्निकल रिजल्ट दे रहा है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ होगा, या फिर खाली एस्थेटिकल
लुक है उसका आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। ट्रेडमार्क में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, इसका तो प्रोटेक्शन है ही इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आपको मिल जाएगा, बट ट्रेडमार्क के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सेक्शन 11 बात करता है हमारा रिलेटिव ग्राउंड फॉर द रिफ्यूज़ल ऑफ द ट्रेडमार्क। तो रिलेटिव ग्राउंड्स क्या होता है ना, ये बेस्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क्स के लिए। एब्सोल्यूट ग्राउंड क्या है कि फोकस करता है नेचर ऑफ द ट्रेडमार्क इटसेल्फ, ठीक है, उस प्रोडक्ट के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ द अदर मार्क्स। तो सेक्शन 9 है उस प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब फोकस करता है नेचर ऑफ द ट्रेडमार्क के ऊपर। और रिलेटिव ग्राउंड्स का मतलब क्या है कि ये बेसिकली बेस्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क्स के लिए। तो सेक्शन 11 जो है वो बात करता है कि कोई भी मार्क है, ठीक है, गुड्स का या सर्विस का, और लाइकलीहुड है कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो रजिस्ट्रेशन उसका रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ सिमिलैरिटी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन मना कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एप्पल का फ़ोन चल रहा है मार्केट में, ठीक है, एप्पल एक वेल नोन ब्रांड होकर है, आप उसी के आइडेंटिकल कुछ और एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। वैसे आता है फिर वेल नोन ट्रेडमार्क्स का। तो कोई भी जैसे नाइकी का प्रोडक्ट है, वेल नोन होकर रखा हुआ है, तो उसका हर एक क्लास में उसका रजिस्ट्रेशन होकर है। तो आप अगर नाइकी का एक बोतल लेके आ रहे हो कल, तो फिर वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा क्योंकि ये वेल नोन मार्क है नाइकी, ठीक है। लास्ट वन, अर्लियर यूज बाय अनदर एग्जाम्पल, एक मार्केट में सनशाइन कैफ़े करके है, ठीक है, वो 20 साल से चला रहा है उस मार्केट के अंदर, वो लोकेलिटी के अंदर, इवन तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, बट उसी के आज आप नया एक सनशाइन कैफ़े करके खोलना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो बंदा है जो 20 साल से इस्तेमाल कर रहा है सनशाइन कैफ़े को, तो उसका वो राइट हक बनता है कि वो उसको इस्तेमाल करे, ठीक है। अर्लियर यूज़ हो रहा है उस इंसान के द्वारा। सेक्शन 9 जो है वो एब्सोल्यूट ग्राउंड के बारे में बात करता है, सेक्शन 11 जो है वो रिलेटिव ग्राउंड्स के बारे में बात करता है। फिर आता है हमारा सेक्शन 28, राइट कन्फर होता है रजिस्ट्रेशन से। अगर आप रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हैं तो आपके पास क्या राइट आ जाता है, ठीक है। तो अगर एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो उसका जो प्रोप्राइटर है जिसने रजिस्टर करवाया, उसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है उस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। और अगर राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो वो रिलीफ क्लेम कर सकता है, ठीक है। कहाँ पे प्रोवाइड है, तो मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 29 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। 31 सबसेक्शन 1 बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन, अगर आपके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो प्राइमा फेसी एविडेंस है कि वो वैलिड है। आप एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं उसमें आर लिखा हुआ पाते हैं, ठीक है, तो ये बताता है कि ये जो मार्क है ट्रेडमार्क ये रजिस्टर्ड है। इससे ये पता चलता है कि इसने सारा टेस्ट, मतलब रजिस्टर करने के लिए जितना सारा टेस्ट चाहिए वो सारे टेस्ट को उसने पास किया है, तब जाके उसको वो रजिस्ट्रेशन मिला है। डिस्टिंक्ट था, टेक्निकली रिप्रेजेंट किया गया और वो अपने आप में मार्क था, तब जाके रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। एक चीज़ मार्क करने वाली ये है कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले सेक्शन 9 बताता है रिफ्यूज़ल का, ठीक है, रिफ्यूज़ हो जाएगा आपका ट्रेडमार्क अगर ये सारे सर्कमस्टेंस अगर फुलफ़िल नहीं होते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आपका मना होगा, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। और सेक्शन 32 बात करता है कि सेक्शन 9 के क्राइटेरिया, अगर आपका सेक्शन 9(1) के क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं हो रही है, फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन किया गया, क्योंकि डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर कर दिया, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन इनवैलिड नहीं है, वो वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव या सजेस्टिव नहीं होना चाहिए, या फिर कस्टमरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों है, मतलब ये इसमें से कोई भी चीज़ है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर उसने एक्वायर कर लिया है, अपना डिस्टिंक्टिवनेस एक्वायर किया है, तो आपका रजिस्टर वैलिड है। आई होप ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल क्लियर है।